बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सबका स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप तृतीय वर्ष में हम आधुनिक हिंदी कविता के विकास को पढ़ेंगे। इस श्रृंखला में हम कविता के विकास के दूसरे चरण द्विवेदी युग, जो जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। जैसा हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, भारतेंदु युग, जिसका समय 1850 से 1900 का है, और 1900 से 1918-20 तक जो है विद्वान यह समय सीमा द्विवेदी युग में लिखी गई कविताओं के रूप में रेखांकित करते हैं। तो हमने देखा कि भारतेंदु युग में कविता का मुख्य क्षेत्र श्रृंगार भक्ति, देशभक्ति रहा। कुछ एक कविताओं में मनोरंजन हेतु समस्या पूर्ति की भी प्रवृत्ति देखने को मिलती है, किंतु ध्यान से देखने पर हमें यह पता चलता है कि जिस प्रकार की भारतेंदु युग में चेतना, युगीन चेतना गद्य में थी, वैसे पद्य में नहीं थी। पद्य भाषा का में यह पद्य में यह अंतर्विरोध हमें देखने को भी मिलता है। भारतेंदु युग में प्रायः कविताएं ब्रज भाषा में लिखी गई है। खड़ी बोली में लिखने का प्रयास हुआ है, लेकिन कविताएं ज़्यादातर ब्रजभाषा में ही, ब्रजभाषा से प्रभावित ही लिखी गई। जैसा मैंने बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद गद्य की भाषा के लिए खड़ी बोली का प्रयोग करते थे और पद्य की भाषा के लिए ब्रजभाषा। उन्होंने सिर्फ 2 कविताएं, दशरथ का विलाप और फूलों का गुच्छा शीर्षक 2 कविताएं जो है खड़ी बोली में प्रस्तुत की है। बाकी उनकी सारी कविताएं ब्रजभाषा में लगभग हैं। तो जब द्विवेदी युग का प्रारंभ हुआ, जिसे हम सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से जोड़कर देखते हैं, 1900 में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई और 1903 के आसपास अजय प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादक का कार्यभार संभाला और लगभग 1918 तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जो जागरण और सुधार का काम साहित्यिक रूप से किया, वो एक तरह से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में किए गए जागरण और सुधार का साहित्यिक रूपांतरण है, ऐसा हम कह सकते हैं।
इस कालखंड में कवियों ने पारंपरिक प्रवृत्तियों को छोड़ करके सामाजिक और नैतिक आदर्शों की पुनर्प्रतिष्ठा करने की कोशिश अपनी रचनाओं के माध्यम से की। और दूसरी जो भाषा के स्तर पर हम परिवर्तन देखते हैं वो ये है कि गद्य और पद्य दोनों में समानता का स्तर बना और खड़ी बोली हिंदी जो है गद्य पद्य की रचना का माध्यम बनी। इस कालखंड में द्विवेदी जी बहुत सफल कवि नहीं रहे और साहित्यकार भी अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उन्होंने काव्य में रचनाएं की, गद्य में रचनाएं की, किंतु उनका योगदान अपने समय के साहित्य के नियंता के रूप में बहुत बड़ा है। उन्होंने भाषा को एक रूप बनाने की सफल चेष्टा की, लोगों को रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया। वे खुद गद्य पद्य में तो लिखते ही रहे, हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं से अनुवाद भी उन्होंने प्रस्तुत किया और लोगों से कराया भी। अपने कालखंड के उनके समकालीन जो रचनाकार थे तो न सिर्फ भारतीय भाषाओं से बल्कि विदेशी भाषाओं से भी श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद उन्होंने सरस्वती पत्रिका में छापे, प्रकाशित कराए। और उन्हीं के आदर्शों से प्रेरित होकर के मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त आदि कवियों ने, रचनाकारों ने खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ की। हरिओद, नाथूराम शर्मा, शंकर राय, देवी प्रसाद पूर्ण आदि के काव्य में परिचित उपादानों को छोड़कर नए विषयों पर कविताओं का लिखा जाना इस युग की एक महत्वपूर्ण बात है। कुछ एक कवियों में काव्य भाषा को लेकर तब भी द्वंद्व था, लेकिन ज़्यादातर कवियों ने अब खड़ी बोली को स्वीकार कर लिया। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को एक व्याकरणिक रूप प्रदान करने की यथासंभव चेष्टा की और उसमें वो सफल रहे। और उन्होंने भाषा के क्षेत्र में एक अनुशासन स्थापित करने की चेष्टा की। यह जरूर है कि उस कालखंड के कुछ एक लेखकों ने उनके इस अभियान को समर्थन नहीं दिया, जैसे प्रेमचंद जी का नाम हम ले सकते हैं, किंतु फिर भी ज़्यादातर रचनाकारों ने इस दृष्टि से उनका सहयोग किया। और द्विवेदी जी ने
अपने युग के भाषा को एक व्याकरण सम्मत भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्थापित कर दिया। यह जरूर है कि इस प्रक्रिया में भाषा का तत्समीकरण हो गया, जिसमें संस्कृत के ज़्यादा शब्द आ गए और बोलचाल की भाषा से थोड़ी सी दूर हटती हुई भाषा हो गई, जिसका हम ज़्यादा असर छायावाद में देखेंगे। जो बोलचाल की भाषा से, रोज़मर्रा की भाषा से कटी हुई भाषा है, उस भाषा का रोज़मर्रा की भाषा के जो प्रचलन है वो साहित्य में प्रगतिवाद के आने के बाद हम देखते हैं। तो ये थोड़ी सी इसको हम कमी कह सकते हैं। किंतु उन्होंने हिंदी की वाक्य रचना, व्याकरण और उसके व्याकरणिक स्वरूप को दे करके एक तरह से हिंदी में लिखे जाने वाली अराजक स्थिति और अटपटेपन से हिंदी को मुक्त किया। और हिंदी खड़ी बोली को उन्होंने एक मानक रूप दिया। इस कालखंड में जो महत्वपूर्ण कवि हैं उसमें नाथूराम शर्मा, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्वयं अयोध्या प्रसाद हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल शनेही, मैथिली शरण गुप्त, पंडित राम नरेश त्रिपाठी इस युग में लिखने वाले महत्वपूर्ण कवियों में से थे। और इन कवियों ने भारतीय समाज में व्याप्त विविध प्रकार के समस्याओं को भी अपनी रचनाओं में चित्रित करने की कोशिश की। प्राकृत के बहुत ही सरल सुंदर रूप को उन्होंने प्रस्तुत करने की भी कोशिश की। इसमें श्रीधर पाठक जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। द्विवेदी युग के जो कवियों का मैंने नाम लिया, इसके अलावा सैयद मीर अली मीर, गिरधर शर्मा नवरत्न, रूप नारायण पांडे, गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे, जिसे हम बाद में छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, तो ये लोग भी इस कालखंड में अपनी रचनाएं प्रस्तुत किए। इस युग में खड़ी बोली के साथ साथ ब्रजभाषा का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि खड़ी बोली को मानक रूप देते हुए उसका व्याकरणीकरण करते हुए द्विवेदी जी ने एक गद्य और पद्य की सामान्य भाषा प्रस्तुत करने की कोशिश की। इस तरह से द्विवेदी जी अपने युग के साहित्य को संचालित और नियंत्रित करने वाले एक नियंता, रचनाकार, साहित्यकार के रूप में याद किए जाते हैं। और यह योगदान उनका अद्भुत है, अतुलनीय है। यही कारण है कि इस युग के तमाम रचनाकारों, कवियों, लेखकों के होने के बावजूद इस कालखंड को हम श्रद्धावश महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से स्मरण करते हैं। उनके नाम पर हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने नामांकन करने की कोशिश की है। और इस युग को 1900 से 1918 तक के कालखंड को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है।
धन्यवाद।